आज का ये वीडियो प्रीपोजिशन पर आधारित है। तो प्रीपोजिशन के अंतर्गत आज हम आपको फोर का कुछ प्रयोग करवा रहे हैं कि फोर का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग हम किन किन रूपों में करते हैं, कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस तरह के इसके वाक्य होने चाहिए। आइए अलग अलग प्रकार के वाक्यों को लेकर हम आपको बताएंगे किस तरह के वाक्य बनने चाहिए, इस पर फोर का प्रयोग होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला वाक्य जैसे मान लीजिए, सबसे पहले लिखने के पहले हम आपको बता दें कि फोर का अर्थ क्या क्या होता है। तो फोर मीन्स यानी फोर का जो अर्थ होता है, फोर का अर्थ होता है के लिए, फोर का अर्थ होता है तक, फोर का अर्थ होता है में, फोर का अर्थ होता है से, फोर का अर्थ होता है के कारण। यानी अलग यानी इतनी चीज़ें हम जो है फोर से दर्शा सकते हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें और भी हैं जिनको हम लिख सकते हैं फोर का प्रयोग करके। एक फोर का मतलब क्योंकि भी होता है, ठीक है ना, कंजक्शन के तौर पर अगर देखा जाए तो वो कंजक्शन के तौर पर, लेकिन हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं तो ये प्रीपोजिशन की बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम शुरू करने जा रहे हैं कि तुम कितने समय तक पढ़ते हो। तुम कितने समय तक पढ़ते हो। तो इसका वाक्य हम बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, तुम कितने समय तक पढ़ते हो। तो इसको सबसे पहले हमें फोर लगाना होगा। फॉर हाउ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। तुम कितने समय तक पढ़ते हो। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, तुम कितने समय तक पढ़ते हो। तो हमें तक के लिए क्या लगाना पड़ा, फोर। तो यहाँ फोर का प्रयोग किया है। अगला, अब जैसे मान लीजिए अगला सेंटेंस है, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। मान लीजिए अगर लिखा जाए मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, तो एक्सक्यूज मी फॉर माई मिस्टेक्स। तो ये हमने यहाँ फॉर का प्रयोग किया है। तो एक्सक्यूज मी फॉर माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, ये बोल। अगला वाक्य जैसे मान लीजिए, हम फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। एक्सक्यूज यानी माफी मांगनी है किसी से, क्षमा याचना करनी है, क्षमा मांगनी है, तो आगे हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। समय पूछना है कितने समय तक, तो हमें फॉर का प्रयोग करना पड़ता है तक के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ है के लिए और यहाँ है तक के अर्थ में ये अगला वाक्य है। अब जैसे मान लीजिए आगे अगला वाक्य, जैसे मान लीजिए उसने उससे एक कप चाय मांगा। उसने उससे एक कप चाय मांगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि उसने, तो ही मांगा, तो मांगने को कहते हैं आस्क, आस्क फॉर, ठीक है ना। ही आस्क्ड फॉर, ही उसने उससे एक कप चाय मांगा, तो हर कर दीजिएगा यहाँ। तो ही आस्क्ड हर फॉर ए कप ऑफ टी, उसने उससे एक कप चाय मांगा। ही आस्क्ड हर फॉर ए कप ऑफ टी, उसने उससे एक कप चाय मांगा। तो यहाँ आस्क्ड के साथ में हमें मांगने के अर्थ में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, ठीक है। तो यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ है। अब जैसे मान लीजिए, अब हम अगला वाक्य जैसे बनाते हैं कि जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, ऐसे भी कई बार बोलते हैं ना, जहाँ तक तुम्हारी बात है, जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है, जहाँ तक उसकी बात है, ठीक है ना। जहाँ तक मेरी बात है, तो ऐसे लिखेंगे। तो जहाँ तक मेरी बात है, तो एज फॉर मी, जहाँ तक मेरी बात है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कहना हो जहाँ तक तुम्हारी बात है, एज फॉर यू, जहाँ तक तुम्हारी बात है, ठीक है ना। जहाँ तक उसकी बात है, एज फॉर हिम, जहाँ तक उसकी बात है, ठीक है ना। ये हुआ जहाँ तक उसकी बात है। जहाँ तक हमारी बात है, ठीक है ना। तो जहाँ तक हमारी बात है, तो एज फॉर
एज फॉर अस, जहाँ तक हमारी बात है, ठीक है ना, जहाँ तक उनकी बात है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज फॉर, फॉर का प्रयोग बता रहा हूँ मैं, एज फॉर देम, जहाँ तक उनकी बात है, जहाँ तक राम की बात है तो नाउन के तौर पर देखा जाएगा, एज फॉर राम, जहाँ तक राम की बात है, यानी जहाँ तक राम का प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कहा जाता है एज फॉर मी, जहाँ तक मेरी बात है, यानी जहाँ तक मेरा प्रश्न है। एज फॉर यू, जहाँ तक आपकी बात है, जहाँ तक आपका प्रश्न है। एज फॉर हिम, जहाँ तक उसकी बात है, जहाँ तक उसका प्रश्न है। ऐसे भी इसकी हिंदी बनती है। एज फॉर अस, जहाँ तक हमारी बात है, जहाँ तक हमारा प्रश्न है। एज फॉर देम, जहाँ तक उनकी बात है, जहाँ तक उनका प्रश्न है। एज फॉर राम, जहाँ तक राम की बात है, जहाँ तक राम का प्रश्न है। ये इन अर्थों में हम जो है इनका फॉर का प्रयोग करते हैं कि ये फॉर है इसके लिए, तो ये फॉर में फॉर का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं कि फॉर का प्रयोग किन किन रूपों में कहाँ कहाँ पर किया जाता है। आगे अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए अगला वाक्य हम बनाए कि उसने हमारे लिए पार्टी किया, उसने हमारे लिए एक पार्टी किया, तो उसने ही मैड, he made a feast, he made a feast for us, उसने हमारे लिए एक पार्टी किया है। फीस्ट का मतलब पार्टी। he made a feast for us, उसने हमारे लिए एक पार्टी किया है। अगला, उसने हमारे लिए पार्टी की, हो गया। वह 2 घंटे से पढ़ रही है, मान लीजिए टेंस के तौर पर देखा जाए तो वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो शी हैज बीन स्टडिंग, वह पढ़ रही है कब से, 2 घंटे से, तो यहाँ भी हमको फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये रहा आपका फॉर 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो यहाँ हमने से के अर्थ में किया इसका प्रयोग, यहाँ के लिए, ठीक है ना। हमारे लिए तो फॉर अस, हमारे लिए 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना, ये हो गया, तो इसका प्रयोग। अब मान लीजिए वह 2 घंटे से पढ़ रही है, वाक्य बन गया आपका। मैंने बात करने के लिए अपना मोबाइल तलाशा, तो आई लुक्ड for my mobile to talk, I looked for my mobile to talk, मैंने बात करने के लिए अपना मोबाइल तलाशा। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, तलाशना, ठीक है ना, तो यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ है। फॉर के अलग अलग अर्थों में, ठीक है ना, हम फॉर का प्रयोग आपको बता रहे हैं कि आपको पता हो, जानकारी मिले, ठीक है ना, तो फॉर का प्रयोग है ये। अब लुक फॉर का मतलब तलाश करना होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यह समय मेरा अंग्रेजी पढ़ाने का है, ठीक है ना, या मान लीजिए यह समय मेरा पढ़ाने का है, ये लिखना है, यह समय मेरा पढ़ाने का है, तो दिस टाइम इज फॉर मी टू टीच, दिस टाइम यानी यह समय जो है, दिस टाइम इज फॉर मी, यह समय मेरे लिए है, ठीक है ना, क्या काम करने का है, टू टीच, पढ़ाने का, तो दिस टाइम इज फॉर मी टू टीच, ठीक है ना। अब ये लिखना है कि यह समय हमारे पढ़ाने का है, तो दिस टाइम इज फॉर अस टू टीच, ये जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ से या देम करना है, हर करना है, हिम करना है, या मी करना है, अस करना है, यहाँ से बदलता जाएगा और ये फॉर यहाँ लग जाएगा, फॉर, ठीक है ना। तो दिस टाइम इज फॉर मी टू टीच, यह समय मेरा पढ़ाने का है, ठीक है ना, पढ़ाने का है। दिस टाइम इज फॉर मी टू टीच, यह समय मेरा पढ़ाने का है, मेरे लिए पढ़ाने का है, ये हुआ।
ये समय मेरे लिए पढ़ाने का है। अब अगला वाक्य जैसे मान लीजिए, अब अगला वाक्य जैसे वह यहाँ 10 दिनों तक रुका, ठहरा, वह यहाँ 10 दिनों तक रुका, तो ही स्टेड, स्टेड में क्या होता है, रुकना ठहरना, ही स्टेड हियर, वह यहाँ रुका, वह यहाँ ठहरा, कितने दिनों तक, फॉर 10 days, फॉर 10 days, ठीक है ना, 10 दिनों तक, तो यहाँ इसका अर्थ है तक, तो ही स्टेड हियर फॉर 10 days, वह यहाँ 10 दिनों तक रुका। अब मान लीजिए कहना पड़े कि मैंने यह पेन 10 रुपये में खरीदा, मैंने यह पेन 10 रुपये में खरीदा, तो इसमें कौन सा, किस तरह से बनेगा ये, मैंने खरीदा, तो आई बाउट, मैंने पेन जो है वो 10 रुपये में खरीदा, आई बाउट ए पेन, मैंने पेन खरीदा, ठीक है ना। आई, अगर मान लीजिए यह पेन खरीदा तो आई बाउट दिस पेन हो जाएगा, यहाँ दिस लग जाएगा, यहाँ ए नहीं लगेगा। मैंने एक पेन खरीदा है ना, तो आई बाउट ए पेन, मैंने पेन खरीदा कितने में, 10 रुपये में, तो यहाँ 4 लगेगा, कितने रुपए में, 4 रुपीज़, 4 रुपीज़ 10, ठीक है ना, फॉर 10, 4 रुपीज़ 10, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर 10 करके, फॉर 10 रुपीज़, ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर 10 रुपीज़, ठीक है ना, ये हो गया। तो आई बाउट ए पेन फॉर 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपये में एक पेन खरीदा, तो यहाँ में के अर्थ में, ठीक है ना, यहाँ बॉट का मतलब, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ है में, यानी कि 10 रुपये में, ठीक है ना। आई बाउट ए पेन फॉर 10 रुपीज़, मैंने 10 रुपये में एक पेन खरीदा, ये हो गया। अब आगे अगर कहा जाए कि यह पानी पीने के लिए है, यह पानी पीने के लिए है, यानी कि डिमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि यह पानी जो है ना, ये पीने के लिए, मटके में, घड़े में, जहाँ भी मान लीजिए ये पानी पीने के लिए है, ये कहा जा रहा है। तो इसमें हमें क्या बताना है, किस लिए है, वो उद्देश्य बताना है इसका, ठीक है ना। तो अगला वाक्य जैसे मान लीजिए यह पानी, तो दिस वाटर इज फॉर ड्रिंकिंग, यह पानी पीने के लिए है, ठीक है ना। दिस वाटर इज फॉर ड्रिंकिंग, ये पानी किस लिए है, पीने के लिए। तो हम यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर के बाद में जीरंड का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब में आईएनजी डाल देते हैं, तो नाउन का रूप ले लेता है। तो दिस वाटर इज फॉर ड्रिंकिंग, ये पानी पीने के लिए है, ठीक है। अब अगला वाक्य जैसे मान लीजिए यह पुस्तक 10वीं कक्षा के लिए है, मान लीजिए कहना पड़े ये 10वीं कक्षा के लिए, ये 12वीं क्लास के लिए, या आगे की क्लासों के लिए मान लीजिए, तो यह पुस्तक, तो दिस बुक, यह पुस्तक, ठीक है ना, इज फॉर क्लास 10, ठीक है ना, यह फॉर क्लास 10, यह पुस्तक 10वीं कक्षा के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ के लिए, दिस बुक इज फॉर क्लास 10, यह पुस्तक 10वीं कक्षा के लिए है, ये हो गया। अब मान लीजिए आगे हमें लिखना पड़े कि मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा, या मैं इसे तुम्हारे लिए लाया, मान लीजिए खरीदा, तो कैसे लिखना है, आई बाउट, यानी बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बाउट, आई बाउट इट, मैंने इसे खरीदा, ठीक है ना। आपके लिए, तुम्हारे लिए, तो फॉर यू, आपके लिए, ठीक है ना। उनके लिए, तो यहाँ देम हो जाएगा, देम, या उनके लिए कहना है तो यहाँ देम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए तो फॉर हिम हो जाएगा, ठीक है ना। या मान लीजिए स्त्रीलिंग है तो फॉर हर हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये आपको ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव कैसे है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में फॉर के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आई बाउट इट फॉर यू, आई बाउट इट फॉर देम, आई बाउट इट फॉर हिम, आई बाउट इट फॉर हर,
इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। आई बॉट इट फॉर सीता, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप इसको खरीदा, यानी आई बॉट इट, मैंने इसे खरीदा, फॉर यू, आपके लिए, तुम्हारे लिए, ये हो गया। अब उसके बाद में अब जैसे मान लीजिए वह कठोर परिश्रम करता है प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए वह कठोर परिश्रम करता है, ये लिखना है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए he works hard, वह कठोर परिश्रम करता है, ठीक है ना। किस लिए करता है, उद्देश्य बताना है। फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, ये हो गया। ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता है फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ टू भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर्पज है, ये उद्देश्य बताया गया है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करता है, उद्देश्य क्या है उसका, ठीक है ना, फॉर गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ फिर ये प्रेपोजिशन है और ये आगे आईएनजी वर्ब का यूज किया गया है, जीवन का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो पर्पस दिखाना है हमें, तो पर्पस दिखाने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए ही तो हम फॉर का यूज करते हैं। आगे करते हैं। वह रोज 10 घंटे तक पढ़ती है, मान लीजिए वह रोज 10 घंटे तक पढ़ती है, तो कैसे बनाएंगे, शी स्टडीज, ठीक है ना। शी स्टडीज जो है पढ़ती है, ठीक है ना। कितना घंटे तक, 10 घंटे तक। तो शी स्टडीज फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे तक, 10 आवर्स। शी स्टडीज फॉर 10 आवर्स, वह 10 घंटे तक पढ़ती है, कब, रोज, डेली, ठीक है ना, ये हो गया। शी स्टडीज फॉर 10 आवर्स डेली, वह रोजाना 10 घंटे तक पढ़ती है। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, फॉर। तो शी स्टडीज फॉर 10 आवर्स डेली। अब अगर कहा जाए कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखा जाएगा इट इज इम्पॉर्टेंट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ टू भी हो सकता है, ठीक है ना, अगर जनरल आइडिया हो तो। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब फॉर का प्रयोग यहाँ किस लिए किया गया, यानी फॉर का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा इससे, यानी कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है किसके लिए, फॉर यू। तो फॉर का अब यहाँ टू यू भी कर सकते थे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ हमने फॉर इसलिए किया है कि फॉर का प्रयोग तभी करते हैं जब आगे सब्जेक्ट, आगे जो भी चीज़ है उस पर अच्छा या बुरा कि किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, यानी पड़ेगा उस पर प्रभाव, अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ने के लिए हम यहाँ फॉर का यूज़ करते हैं आगे। तो ये रहा आपका फॉर। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि यह आपके लिए अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, दिस इज गुड, ये अच्छा है, ठीक है ना, दिस इज गुड फॉर, दिस इज गुड फॉर यू, यह आपके लिए अच्छा है। दिस इज गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा है, तो यहाँ के लिए ये वाला रखते हैं। तो दिस इज गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आपकी सहायता के लिए आपको धन्यवाद, आपकी सहायता के लिए ना, आपने जो सहायता किया उसके लिए आपका धन्यवाद, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे कि आपकी सहायता के लिए आपका धन्यवाद, तो हम क्या करेंगे, थैंक यू करके, थैंक यू, आपका धन्यवाद इतना कह के रुकना नहीं चाहिए। किस लिए धन्यवाद देते हैं आप, उसका कारण और बताइए साथ में,
ठीक है ना। थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो यहाँ हेल्प लगाइए। तो हेल्प एक वर्ब भी है, हेल्प एक नाउन भी है। तो योर हेल्प यानी योर यहाँ एक संबंधवाचक है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, ठीक है ना। तो योर हेल्प ये प्रेपोजिशन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ ये आपका प्रेपोजिशन है। तो थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए, आपकी सहायता के लिए आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, इस तरह से। अब इसके बाद में हम फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, बहुत सारे वाक्य मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे अब कहना पड़े कि उसके लिए क्षमा करें, उसके लिए क्षमा करें। मान लीजिए अगर कहना पड़े उसके लिए क्षमा करें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, उसके लिए क्षमा करें तो सॉरी फॉर दैट, उसके लिए क्षमा करें, ठीक है ना। ये सॉरी फॉर हो गया। सॉरी किस बात के लिए, यदि कोई कार्य ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए दैट का यूज किया गया है। सॉरी फॉर दैट, उसके लिए क्षमा कीजिए, या फिर उसके लिए खेद है, ये भी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। उसके बाद में अब अगर कहना पड़े कि तुमने यह किस लिए किया, तुमने यह किस लिए किया, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे इसको, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो व्हाट, तुमने इसे किस लिए किया, व्हाट डिड यू डू दिस, व्हाट डिड यू डू दिस फॉर। अब यहाँ फॉर आखिर में लग जाएगा, यानी व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए, यानी क्यों, ठीक है ना, ये मतलब होता है। और ये क्वेश्चन मार्क लगे, व्हाट डिड यू डू दिस फॉर, तुमने ये किस लिए किया, तुमने ये क्यों किया, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। अब उसके बाद में अब जैसे मान लीजिए कहना पड़े कि वह हमें नगद देता है, वह हमें नगद देता है, तो इसको कैसे लिखेंगे। या फिर मान लीजिए कहना पड़े कि वह इस सब के लिए नगद देता है, ठीक है ना, वह इस सब के लिए नगद देता है, तो या हमारे लिए वह हमें नगद देता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ही करके, ही पेज, वह देता है यानी चुकाता है, ठीक है ना। क्या, कैश चुकाता है, नगद देता है, कैश का मीन्स क्या हुआ, नगद, ठीक है ना। ही पेज कैश, वह नगद देता है, ठीक है ना। इसके लिए फॉर हमारे लिए, या फिर इस सब के लिए, फॉर ऑल दिस, इस सब के लिए, ठीक है ना। तो ही पेज कैश फॉर ऑल दिस, वह इस सब के लिए नगद देता है। तो ये हुआ आपका फॉर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कहना पड़े कि उसे सजा दी गई देर होने के कारण, ये कारण बताने के लिए भी हम, यानी जुर्म बताने के लिए, किसी ने जुर्म किया है, किसी ने कोई जैसे मान लीजिए कुछ गलत किया है, मान लीजिए थोड़ा सा उल्लंघन किया है, तो ऐसे कार्यों के लिए हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब जहाँ तक बात हम पनिश की करें, तो ही पैसिव कंस्ट्रक्शन के रूप में लिखा जा रहा है इसको। ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी गई, ठीक है ना। अब क्यों दी गई उसको सजा, कारण क्या था उसका, तो हमें यहाँ फॉर का यूज करना पड़ेगा। फॉर बीइंग लेट, विलम्ब होने के कारण, फॉर बीइंग लेट यानी देर करने के कारण, फॉर बीइंग लेट देर करने के कारण उसे सजा दी गई। ही वॉज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।